काउंट के परिवार का कचरा। अध्याय 18। नकाबपोश व्यक्ति बीक्रोक्स ने कोड़ा मारा। झटका। कोड़ा हवा को चीरता हुआ वेनियन पर जा गिरा। वेनियन का शरीर भारी था, लेकिन फिर भी उसे दर्द महसूस हो रहा था। कोड़ा वेनियन के शरीर पर लगातार गिरता रहा। साधारण रईस की पोशाक के नीचे का भाग फटने लगा और नीचे की त्वचा से खून बहने लगा, क्योंकि कोड़े के नुकीले हिस्से उसकी त्वचा में कट रहे थे। कोड़े से कुछ कांच गिर गया और उसकी त्वचा में चुभ गया। ये वैसा ही था जैसे राउन के साथ दुर्व्यवहार किया गया था जब वह नवजात था। ओ ओ ओ वेनियन कुछ चिल्ला रहा था, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने संघर्ष करने और हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अभी भी लकवाग्रस्त था। जैसे राउन को मैना प्रतिबंध की जंजीरों में जकड़ा गया था, वैसे ही वेनियन भी कुछ नहीं कर सकता था सिवाय पीड़ा सहने के। वह बस इतना कर सकता था कि धीरे धीरे सिकुड़ता चला जाए। हालांकि जैसा कि राउन ने किया था, वेनियन ने टेबल के ऊपर ब्लैक ड्रैगन को घूर कर देखा। यह एक ऐसी घूरती हुई नजर थी जो दिखाती थी कि वह हार नहीं मानेगा। फ्लिक फ्लिक, कोड़े ने उसके गालों को चीर दिया और वह लगातार घूरता रहा। वेनियन का शरीर दर्द से कांप उठा और धीरे धीरे खून से लथपथ हो गया। हालांकि बीक्रोक्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और स्थिर गति से कोड़े मारना जारी रखा। उसने खून बहने वाले स्थानों पर बार बार कोड़े मारे और खून हवा में फैलने पर भी उसने कोई भावना नहीं दिखाई। केल ने अपनी तरफ से कराहने की आवाज सुनकर मुंह घुमाया। बिल्ली के बच्चे ऑन और हॉन्ग अदृश्य क्षेत्र में उसके साथ एक दूसरे के बगल में लिपटे हुए थे। हॉन्ग को यह देखना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वह बार बार वेनियन की ओर देख रहा था और नीचे जमीन की ओर देख रहा था। राउन ने पहले से ही इस अदृश्य क्षेत्र में शोर को दबाने वाला जादू स्थापित कर रखा था, इसलिए वेनियन द्वारा पकड़े जाने का कोई मौका नहीं था। हालांकि अगर वेनियन ने शोर सुना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह ऊ ऊ आ। वेनियन के गाल पूरी तरह से खून से लथपथ थे और वह कुछ कराहे और ऐसे शब्द बोलने लगा जो समझ में नहीं आ रहे थे। हर बार जब वह ऐसा करता तो बीक्रोक्स और भी जोर से चाबुक मारता। मत बोलो, अभी भी रहते हैं, घूरना बंद करो। ऐसा प्रतीत होता था कि संदेश यही था, क्योंकि जब भी वेनियन ऐसी कोई प्रतिक्रिया दिखाता था तो चाबुक उस पर पड़ जाता था। उद्धरण चिन्ह ... मुझे देखना है, यही मुझे करना है। यही बात सिल्वर बिल्ली का बच्चा ऑन कह रहा था जब उसने अपना सिर नीचे किया। केल समझ गया कि वे कैसा महसूस कर रहे थे। ऑन और हॉन्ग ये देखकर दर्द में थे। तहखाना, जहां वेनियन के हाथ, पैर और गर्दन जंजीरों से बंधे थे, धीरे धीरे खून से लाल हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वे इसे देखने के लिए संघर्ष कर रहे थे क्योंकि यह डरावना था या क्योंकि उन्हें वेनियन के लिए बुरा लग रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि राउन ने क्या क्या सहा है और ये तो केवल शुरुआत है। केल ने ऑन और हॉर्न के सिर को सहलाया। यदि आप नहीं देख सकते तो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने अपना सिर घुमा लिया। वह राउन को मेज के ऊपर अकेले बैठे देख सकता था। राउन अभी खाना खा रहा था। वह अपना पसंदीदा खाना, स्टेक खा रहा था। राउन लगातार अपने मुंह में खाना भरता रहा। वेनियन की चीखें सुनते हुए राउन ने बार बार खुद को खाना खिलाया। राउन बहुत समय से इस पल का इंतजार कर रहा था। उसने अपने दिमाग में कई बार इस दृश्य की कल्पना की थी। इसीलिए वह इस भोजन नहीं, इस दावत का एक पल भी नहीं छोड़ सकता था। कीमती खाना जिसकी उसने आधे साल पहले कल्पना भी नहीं की थी, साथ ही एक स्वस्थ शरीर और उसकी आज़ादी। राउन खाना जारी रखता रहा क्योंकि वह उन सभी चीजों का स्वाद ले रहा था जो उसने अब हासिल कर ली थी। खांसी। राउन को बहुत ज्यादा खाना खाने की वजह से एक पल के लिए खांसी आई, लेकिन उसने खाना बंद नहीं किया। केल ने राउन के चेहरे के साथ साथ उसकी हरकतों को भी देखा। राउन रो रहा था, हालांकि वह नहीं रुके। खांसी। वेनियन को कोड़े खाते हुए वह लगातार खाना खाता रहा। ऑन और हॉन्ग यह नहीं देख पाए कि राउन की हालत अभी कैसी है, लेकिन केल राउन पर नजर रखना सुनिश्चित कर रहा था। वेनियन का शरीर कांपने लगा। बीक्रोक्स ने उन जगहों पर चाबुक मारना जारी रखा जहां उसे पता था कि चोट लग सकती है। वेनियन अब टेबल के ऊपर ब्लैक ड्रैगन को देख भी नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पर केवल एक खालीपन था क्योंकि वह अपने ही खून से घिरा हुआ धीरे धीरे बेहोश होता जा रहा था। स्वीश। तेज आवाज के साथ कोड़े ने वेनियन के सिर पर प्रहार किया, जिससे वह अंततः बेहोश हो गया। राउन ने एक और स्टेक अपने मुंह में ठूंसा। राउन की आंखें खुली थीं, लेकिन उसने वेनियन को नहीं देखा। उसने जो देखा वह उसका भूतकाल था, इसलिए वह रुक नहीं सका। यह उसी क्षण हुआ। तुम्हारा दम घुट जाएगा। टैप टैप।
वह अपनी पीठ पर मजबूत लेकिन गर्म हाथ महसूस कर सकता था। अब वह उससे परिचित हो चुका था। राउन ने अपना सिर घुमाया। टस्क, यह तुम्हारे पूरे मुंह पर है। आवाज हमेशा की तरह उदासीन थी। राउन देख सकता था कि एक आस्तीन उसके मुंह के साथ साथ केल के चेहरे को भी पोंछ रही थी। राउन ने धीरे से अपना सिर घुमाया। वेनियन जमीन पर लेटा हुआ था। राउन ने बेहोश वेनियन को देखा और बोलना शुरू किया। मैं देखना जारी रखूंगा। जरूर, चलो साथ में देखते हैं। केल ने जब ये कहा तो राउन ने अपना सिर मेज पर टिका दिया। केल राउन की पीठ थपथपाता रहा और बीकरॉक्स की तरफ देखता रहा। बीकरॉक्स देख सकता था कि केल भौहें सिकोड़ रहा था। क्या है युवा स्वामी, आप अब इस औषधि का उपयोग क्यों कर रहे हैं? केल ने अपनी थोड़ी से बीकरॉक्स के हाथ में रखी औषधि की ओर इशारा किया। बीकरॉक्स ने असमंजस में पढ़कर एक प्रश्न पूछा। क्या हमें उसका इलाज करने की जरूरत नहीं है? इसका प्रयोग तब करें जब ऐसा लगे कि वह टर्राने वाला है। हालांकि वेनियन बेहोश हो गया था, फिर भी वह कराह रहा था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और ऐसा लग रहा था कि उसकी त्वचा लाल हो गई है। केल की बात सुनने के बाद बीकरॉक्स ने वेनियन की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। वह अभी नहीं मरेगा। आपका आदेश सही और अद्भुत है। उसने औषधि वापस नीचे रख दी। केल ने एक गहरी सांस ली और फिर राउन को अपनी बाहों में उठा लिया। फिर वह भौहें सिकोड़ने लगा। राउन भारी था। राउन बहुत भारी था। हालांकि पिछले कुछ महीनों में राउन का आकार नहीं बढ़ा था, लेकिन उसका वजन तेजी से बढ़ा हुआ लग रहा था। केल को अपनी बाहों में हल्का कंपन महसूस हो रहा था, लेकिन वह राउन को पकड़े रहा। वह उसे यहाँ ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। केल को लगा कि उसके कंधे पसीने से तर होने लगे हैं जब उसने ऑन और हॉर्न को देखा। वे बेचैनी से केल और राउन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। केल को लगा कि उसकी बाहें जल्दी ही सुन्न हो रही हैं और उसने जल्दी से बोलना शुरू कर दिया। चलो थोड़ा आराम करें। किसी ने भी विरोध में कुछ नहीं कहा। हालांकि बीकरॉक्स के पास एक सवाल था। जब वह जाग जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये स्पष्ट नहीं है? इसके बाद राउन ने उत्तर दिया। हम जारी रखेंगे। उन्होंने क्या कहा? मैं समझता हूँ। केल ने दरवाजा धक्का दिया और वह हल्की सी आवाज के साथ खुल गया। चोई हान वहां खड़ा था और उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों झलक रहे थे। केल ने चोई हान को आदेश दिया, जिसने राउन और खुद के बीच इधर उधर देखा। वहां शराब की एक बंद बोतल है। उसे एक गिलास के साथ ले आओ। केल ने फैसला किया कि उसे आज रात शराब पीने की जरूरत है। केल ने राउन से पूछा और ऊपर के घर की ओर चल पड़ा। क्या तुम बड़े हो गए हो? तुम पिछली बार से ज्यादा भारी हो गए हो। कमजोर इंसान, तुम्हारे हाथ में ताकत ही नहीं है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। राउन, जो सुबह से ही पेट भर रहा था, ने अपना सिर उठाया। वह घर के बाहर का नजारा देख सकता था। कोहरा छट चुका था और सुबह जल्दी ही होने वाली थी। अच्छा, यह अच्छी बात है कि तुम बढ़ रहे हो। बड़ा होना अच्छा काम है। ये सुनकर राउन ने अपना चेहरा केल के कंधे पर रख दिया। केल का हाथ कांप रहा था, लेकिन राउन ने ऐसा दिखावा किया कि उसे पता नहीं है। और केल ने राउन को ऐसा करने दिया। वह सिर्फ 4 साल का था। उसका इस तरह से व्यवहार करना ठीक था। 3 दिन बाद अब रात हो चुकी थी। राउन मेज से उड़कर वेनियन के सामने उतरा। हफ हफ, वेनियन की सांसें तेज चल रही थीं। पिछले कुछ दिनों में उसका चेहरा खराब हो गया था और वह घमंडी रईस अब रो रहा था और अपनी जान की भीख मांग रहा था। पहले तो उसने सोचा कि कोई उसे बचाने आएगा, लेकिन वह थक गया और थक गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका है। उसे बस इतना पता था कि राउन उसे तड़पता हुआ देखते हुए खाना खाता रहा। वेनियन स्टेन। राउन ने चुपचाप वेनियन की ओर देखा, जिसका चेहरा जमीन पर था और वह ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राउन को उन लोगों की भी याद आ गई जिन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। केल के पास पहले से ही उन लोगों को दंडित करने की योजना थी। इसमें मार्क्विस भी शामिल था। हालांकि मार्क्विस ने व्यक्तिगत रूप से उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया था, लेकिन वही सबसे पहले इस सब के लिए जिम्मेदार था। उसे भी जल्द ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें जीवित रहने देना चाहता हूँ। यही कारण था कि राउन वेनियन को जीवित रखने की योजना बना रहा था। राउन को लगा कि वेनियन के लिए मानव शब्द भी व्यर्थ है, क्योंकि उसने इस कमजोर, मूर्ख और घृणित मानव को देखा था जो उसकी ओर देखे बिना ही कांप रहा था। राउन को याद आया कि वेनियन ने उससे पहले क्या कहा था। जब मैं परेशान होता हूं तो इस ड्रैगन बास्टर्ड का खून देखना वाकई सबसे अच्छा लगता है। इससे मैं हमेशा मूड में आ जाता हूं। एक शांत आवाज वेनियन के कानों तक पहुंची। और जब भी मुझे भूख नहीं लगेगी मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा।
राउन भी वही करने की योजना बना रहा था जो वेनियन ने किया था। राउन की बात सुनकर वेनियन का शरीर कांपने लगा। गहरे लाल रंग के कोहरे ने वेनियन के शरीर को फिर से घेर लिया। वेनियन डर के मारे कांपता रहा। उसने अपने चारों ओर फैले गहरे लाल रंग के कोहरे को देखा और होश खोने से बचने की कोशिश की। ऐसा लगता है कि वह बेहोश है। अंत में वह बेहोश हो गया। बीक्रोक्स ने केल को देखने से पहले पुष्टि की कि वेनियन बेहोश हो गया था। केल बीक्रोक्स को देखते हुए थोड़ा हैरान था। 3 दिनों तक बीक्रोक्स ने उस नाक बहने वाले वेनियन के मन में डर भर दिया था। यह स्वाभाविक ही था कि वेनियन का पूरा शरीर घायल हो गया था, लेकिन बीक्रोक्स ने वेनियन को हर बार इतना डराया था कि वह अपनी इच्छाशक्ति खो बैठा था। केज को मानसिक यातना देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें केज को बुलाने की जरूरत नहीं थी। बेशक कई बार केल के लिए भी बीक्रोक्स द्वारा वेनियन को प्रताड़ित होते देखना मुश्किल था, क्योंकि यह बहुत क्रूर था। हालांकि उसे देखना ही था, क्योंकि उसने देखने का वादा किया था। चोई हान उनके पास आया और वेनियन की ओर देखते हुए केल के बगल में खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह उम्मीद कर रहा था कि मार्क्वेस आकर उसे बचा लेगा। बहुत बुरा हुआ। वेनियन को आगे बढ़ाने वाली एकमात्र चीज ये थी कि उसे उम्मीद थी कि मार्क्वेस उसे बचाने आएगा। भले ही वह वैध उत्तराधिकारी न हो, लेकिन उसके संभावित उत्तराधिकारियों में से एक गायब हो गया था। उन्हें उसे ढूंढना होगा, भले ही यह सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए ही क्यों न हो। क्या आपका यह मतलब है? नहीं, चोई हान ने कैले के सवाल पर अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि हमें उसे और अधिक प्रताड़ित करने की आवश्यकता है, लेकिन ये राउन का मामला है, इसलिए मैं खुद को रोक रहा हूँ। अच्छा, हालांकि यह तथ्य कि राउन ने उससे कहा कि वह उसे नहीं मारेगा, शायद उसके दिल में कुछ उम्मीद जगाता है। चोई हान ने अजीब भाव से वेनियन की ओर देखा। जैसा कि वेनियन ने सोचा था, मार्क्वेस इस समय वेनियन को बेचैनी से ढूंढ रहा था। वेनियन के 2 अनुचरों को टेले के मित्र केज ने पकड़ लिया था और उन्होंने खुलासा किया था कि वेनियन ने स्टेन क्षेत्र के अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर सभी प्रकार के अवैध कार्य किए थे। इस खुलासे ने नागरिकों को सदमे में डाल दिया। हालांकि मार्क्वेस और उसका परिवार अत्याचारी था, लेकिन उन्होंने सोचा था कि वे कम से कम ईमानदार रईस तो हैं। मार्क्वेस इस समय वेनियन स्टेन की तलाश कर रहा था, जो अपने घायल साथियों को छोड़कर भाग गया था जब केज और उसके दल ने उन्हें पकड़ लिया। बेशक इन सब का सबूत सबसे बड़े बेटे टेलस्टेन के पास था। केल ने बीक्रोक्स और चोई हान को आदेश दिया, इसे तैयार करो। बीक्रोक्स ने सफेद दस्ताने की एक नई जोड़ी पहन ली। उसके हाथ में एक औषधि थी। वेनियन स्टेन अपने गुप्त अड्डे में बिना किसी चोट के पकड़ा जाएगा। अब समय आ गया था कि वह जीवित रहते हुए भी निराशा महसूस करे। उस निराशा को देखना राउन के लिए खुशी की बात होगी। बहुत बढ़िया लग रहा है। केल ने यह बात चोई हान को आदेश देते हुए कही, उसे वहां उस कुर्सी पर बैठाओ। समझ गया। चोई हान ने बेहोश वेनियन को आलीशान चमड़े की सीट पर फेंक दिया। केल चोई हान की ओर देख रहा था, जो उसकी नजरों से बच रहा था। उद्धरण चिन्ह ... मुझे खेद है। इस बेस के चारों ओर देखने के बाद मुझे और भी गुस्सा आ गया। बेस। केल का समूह इस समय वेनियन के गुप्त बेस में था, जो पिछली गली में था। यह आलीशान और फैंसी वस्तुओं से भरा हुआ था। पागल पुजारिन केज ने 2 दिन पहले उसे इस स्थान के बारे में बताया था। केज, जो मृत्यु के देवता की सेवा करती थी, बहिष्कृत होने के बावजूद भी पुजारिन थी। वह शाप और मानसिक यातना में माहिर थी। उसके लिए वेनियन के अनुचरों से जानकारी प्राप्त करना आसान था। बेशक चूंकि उसकी योग्यताएं एक देवता के नाम पर इस्तेमाल की गई थी, इसलिए वह अपने शापों का इस्तेमाल केवल उन्हीं परिस्थितियों में कर सकती थी जहां उसे लगता था कि वह न्यायप्रिय है। लेकिन इस बार अपने शापों का इस्तेमाल करने के लिए उसके पास न्याय के लिए पर्याप्त कारण होने चाहिए थे। फिर भी वह भी अद्भुत है। मृत्यु के देवता की सेवा करने वाला कोई और व्यक्ति श्राप देने में उससे बेहतर नहीं था। ये समझ में आता है कि लोग उसे एक भूत प्रेत की संतान क्यों कहते थे और वह पुजारिन बनने के योग्य नहीं थी। खैर, मुझे पता है कि एक अलग जादूगर है। जैसा कि कई काल्पनिक दुनियाओं में होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको वे पेशे जरूर मिलेंगे जिनके बारे में कहा जाता था कि वे अतीत में लुप्त हो गए हैं। काल्पनिक दुनिया में ये पता लगाना कि मुख्य पात्र का पड़ोसी बूढ़ा आदमी अतीत में तलवारबाजी का मास्टर था, असामान्य नहीं था। ये सब पाठकों के लिए कहानी को रोचक बनाने का एक हिस्सा मात्र था। ये दुनिया एक जैसी है। द बर्थ ऑफ ए हीरो को ऐसे कई विकासों के लिए जाना जाता है। केल ने चुपचाप बेहोश वेनियन को देखा, जो कुर्सी पर झुका हुआ था। मैं समझता हूं कि आप उसे इस तरह क्यों फेंकना चाहते हैं, लेकिन ये स्थिति वह नहीं है जिसकी हमें जरूरत है। बीक्रोक्स। हाँ सर। वेनियन के पास जाने से पहले बीक्रोक्स ने गहरी सांस ली।
फिर उसने वेनियन को ठीक से बैठाया और सुनिश्चित किया कि वेनियन साफ सुथरा दिखे, उसके कपड़े बाल वगैरह ठीक किए। अब जो कोई भी वेनियन को देखता वह यही सोचता कि वह एक भव्य कुलीन व्यक्ति है जिसे पिछले कुछ दिनों से कोई परेशानी या चोट नहीं आई है। वेनियन की पीठ पर अभी भी कुछ छोटे छोटे निशान थे जो औषधि से ठीक नहीं हो पाए, लेकिन उसके शरीर के ज्यादातर घाव ठीक हो गए। वास्तव में उसके चेहरे, हाथों और दिखाई देने वाले हिस्सों पर चोटों के कोई निशान नहीं दिखे। तो अब हम अपने रास्ते पर चलेंगे। जरूर। बीक्रोक्स चोई हान को अपने साथ लेकर बेस के पिछले दरवाजे से चुपके से निकल गया। केल राउन के पास पहुंचा, जो पहले से ही चुपचाप एक कोने में दुबका हुआ था। क्या हम शुरू करें? जरूर मानव, तुम लोग भी यहाँ आओ। म्याऊं। ऑन और हॉर्न उछल कर राउन और केल के बगल में बैठ गए। केल ने सुनिश्चित किया कि वे सभी कोने में हों और राउन की ओर देखा। राउन के पंजे से काला मैना निकलने लगा। अब देखने का समय था। पाठ। एक शांत शोर के साथ केल का शरीर अदृश्य होने लगा। वे अब बेस के अंदर दिखाई नहीं दे रहे थे। ओ, थोड़ी देर बाद बेस एक व्यक्ति की कराह से भर गया। ये वेनियन था। वह भौहें सिकुड़े हुए था, जैसे कि वह अभी अभी किसी बुरे सपने से जागा हो। हॉन्फना। उसने आंखें खोलते ही सांस रोक ली। उस समय वह अपने आसपास के माहौल को सिर्फ एक खाली भाव से देख पा रहा था। उसने कुछ बार पलकें झपकाईं और यह पता लगाने की कोशिश की कि वह कहाँ है। ये है। वेनियन ने चौंककर अपनी गर्दन को छुआ। वह बोल सकता था। उसके मुंह से वास्तव में मानवीय भाषा निकल रही थी। उसे ये भी एहसास हुआ कि उसकी गर्दन पर कोई बेड़ियां नहीं थी। फिर उसने अपने शरीर की जांच की कि उसके हाथ पैरों पर कोई चोट या खून तो नहीं है। उसके फैंसी कपड़ों पर भी खून का कोई निशान नहीं था। उसे किसी प्रकार का दर्द नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... क्या वो सपना था? वह ये नहीं बता सका कि यह सपना था या वह तहखाना और यातना ही सपना था। यह इतना भयानक और दर्दनाक था कि उसे अभी भी यह स्पष्ट रूप से याद है, लेकिन यह एक सपना रहा होगा। वेनियन ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने सामने रखी मेज को छुआ। ऐसा निश्चित रूप से महसूस हुआ कि यह वास्तविक था। हाँ, यह सब वास्तविक था। वेनियन ने भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया और सोचा कि क्या वह सपना देख रहा था। बेस के रास्ते में उसका अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वह वहां पहुंचा था और फिर सो गया था। हाँ, वेनियन मुस्कुराने लगा, हालांकि उसके मन में कई भावनाएं चल रही थीं। हाँ, यह तो बस एक सपना था। यह एक सपना ही था। वह अभी भी अपने शरीर में कोड़े की मार महसूस कर सकता था, साथ ही यातना देने वाले की ठंडी निगाहें और उस ड्रैगन बास्टर्ड की निगाहें भी, लेकिन ये सब सिर्फ एक सपना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अभी भी डरा हुआ था। ये सच नहीं था, अन्यथा ये बताने का कोई तरीका नहीं था कि वह इस समय यहाँ कैसे था। हाँ, वेनियन ने अपने हाथ उसकी गर्दन पर रखे। वह उसके हाथों की गर्माहट महसूस कर सकता था। यह उसी क्षण की बात है। म्याऊं। वेनियन चौंक गया और उसके कंधे हिलने लगे। केल, जो अदृश्य अवस्था में बगल में खड़ा देख रहा था, ने एक बार हॉर्न के सिर को सहलाया और उसके चेहरे पर उदासीनता का भाव था। हॉर्न ने एक और डरावनी म्याऊं निकाली। म्याऊं। वेनियन का चेहरा पीला पड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे। अचानक उसके दिमाग में कुछ कौंधा। मैं तुम्हें जीवित रहने देना चाहता हूँ, और जब भी मुझे भूख नहीं लगेगी मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। वेनियन के हाथ जो मेज को पकड़े हुए थे पीले पड़ने लगे थे। पागल। उसने नीचे देखा और कांपने लगा। गहरा लाल कोहरा सांप की तरह धीरे धीरे उसके पैरों पर रेंग रहा था। उसका चेहरा एक छोटे बच्चे की तरह रो पड़ा। वह पागल ड्रैगन कमीना। उसने जल्दी से कोहरे को झाड़ना शुरू कर दिया। हालांकि कोहरा गायब नहीं हुआ और उसके शरीर के ऊपर की ओर बढ़ता गया। उसे लगा कि वह पागल हो जाएगा। हालांकि उस समय वेनियन को कुछ एहसास हुआ। यह पिछली बार से अलग था। पिछली बार के विपरीत वह अपने शरीर को हिलाने में सक्षम था। वेनियन ने चारों ओर देखा और जल्दी से दरवाजा ढूंढ लिया। जैसे ही वेनियन ने दरवाजे पर नजर डाली, केल ने घड़ी की तरफ देखा। अगर वेनियन थोड़ी जल्दी करे तो यह एक बेहतरीन पल बन सकता है। इस बार केल ने ऑन की पीठ थपथपाई। स्वेश। कोहरा वेनियन के पैर पर और भी तेजी से चढ़ने लगा। म्याऊं। दोनों बिल्ली के बच्चों की म्याऊं और भी तेज हो गई। वेनियन के दोनों पैर कांप रहे थे। वह जल्दी से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। धमाका। चमड़े की कुर्सी जोरदार आवाज के साथ पीछे की ओर गिर गई। हालांकि वेनियन को इसकी परवाह नहीं थी, वह जल्दी से दरवाजे की ओर भागा। एक कुलीन व्यक्ति के लिए उपयुक्त उसके आकर्षक कपड़ों और चिकने बालों के विपरीत, उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह भय से पागल हो गया हो। जल्दी। वेनियन ने अपने कांपते हाथ से दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया।
यह उसी क्षण की बात है। क्लिक करें। उसने बाहर से किसी को दरवाजे की कुंडी घुमाते हुए सुना। क्या यह उसके अनुचर थे? वेनियन ने सोचा कि अब उसे अकेले इस डरावनी स्थिति का सामना करने की जरूरत नहीं है। उसे राहत मिली। निश्चित रूप से यह सुबह से उसके 2 अनुचर ही थे। किसी ने बाहर से दरवाजा खोला। इसकी वजह से वेनियन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दरवाजा उसके लिए खुल गया था। क्रीक, दरवाजा धीरे से खुला। वेनियन को यह ध्यान ही नहीं आया कि उसके पैरों के इर्द गिर्द का कोहरा गायब हो गया था। वह दरवाजे के दूसरी तरफ से आती रोशनी में इतना खो गया था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंततः दरवाजा पूरी तरह खुल गया। हमने अंततः तुम्हें ढूंढ लिया। वेनियन का स्वागत करने वाला व्यक्ति टेलस्टेन था, जो उसका बड़ा भाई था और अतीत में उसे लकवा मार गया था। उद्धरण चिन्ह ... ओह, वेनियन ने एक कदम पीछे हट लिया। टेलर के पीछे से एक रास्ता इस गुप्त अड्डे की ओर जा रहा था, जो अब बहुत सारे लोगों से भर गया था। ये टेलर के लोगों और स्टेन एस्टेट के लोगों से भरा हुआ था। यह क्या है? टेलर ने वेनियन के चेहरे को देखने से पहले पुष्टि की कि उसे कोई चोट नहीं दिख रही थी। वेनियन का चेहरा डर से भरा हुआ था। टेलर ने वेनियन के कंधे के पीछे से बेस की ओर देखा। वहां कोई नहीं था। हालांकि उसे पता था कि केल अंदर था। उसने पहले भी केल की अदृश्यता वाली जादुई डिवाइस उधार ली थी, इसलिए उसे और भी यकीन था कि केल अंदर ही है। क्या ये भी एक सपना है? वेनियन ने अपने आप से कुछ कहना शुरू कर दिया। टेलर ने अपने भाई की ओर देखा, जिस भाई से वह घृणा करता था, और उसके सवाल का जवाब दिया। लगता है तुमने एक लंबा दुर्स्वप्न देखा है। वह पलटा और स्टैन एस्टेट के शूरवीरों को आदेश दिया, उसे गिरफ्तार करो। ये तो वेनियन के बुरे सपनों की शुरुआत मात्र थी। अब न केवल उसे उत्तराधिकारी की तस्वीर से पूरी तरह बाहर कर दिया गया था, बल्कि उसे अपने सभी अवैध कामों की कीमत भी चुकानी होगी। उसे अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए सभी स्टेन परिवार के सदस्यों का गुस्सा झेलना पड़ा। उद्धरण चिन्ह ... ड्रैगन ने ये किया। ड्रैगन ने ये सब किया। टेलर को वेनियन की बड़बड़ाहट की परवाह नहीं थी। उसने केज की बातों पर ध्यान दिया, जो उसके बगल में चल रही थी। टेलर आज रात फिर से अपने उपकारकर्ता से मिल सकता है। काफी समय हो गया था। युवा मास्टर निम, क्या मुझे अभी आधार की खोज शुरू कर देनी चाहिए? टेलर ने शूरवीर के प्रश्न पर अपना सिर हिलाया। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वेनियन को चुपचाप महल में ले जाया जाए। बाहर बहुत सारे लोग हैं। क्या ये चुपचाप करना कठिन नहीं होगा? स्टेन क्षेत्र के नागरिक बाहर इकट्ठे हुए थे। यही कारण था कि शूरवीर चिंतित थे। हालांकि ये सब इसलिए था क्योंकि ओडियस ने केल के आदेश पर यह बात फैलाई थी। टेलर को भी इसके बारे में पता था, लेकिन उसने इसके बारे में चिंता करने का नाटक किया। अब वह भी इस स्तर की एक्टिंग कर सकता था। ये सच है, लेकिन हमें अभी भी उसे यथासंभव चुपचाप स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। हम अपनी प्रतिष्ठा को और अधिक गिरने नहीं दे सकते। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझता हूँ, शूरवीर ने गंभीर भाव से उत्तर दिया। इसके बाद आप बेस की तलाशी पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम प्रवेश द्वार की सुरक्षा के लिए कुछ सैनिकों को यहाँ छोड़ देंगे। जी श्रीमान। टेलर ने केल के लिए बाहर निकलना थोड़ा आसान कर दिया और प्रवेश द्वार की ओर पीठ कर ली। अब उसे महल में जाकर मार्क्विस और वेनियन के हाथ और पैर एक एक करके काटने थे। कुछ शूरवीर इस खाली गुप्त अड्डे की रक्षा करने के लिए रुके। बाकी लोग वेनियन के अन्य अनुचरों को पकड़ने गए, जो संभवतः उसके अन्य ठिकानों में थे। अरे, ठीक से पहरा देना। ऐसा नहीं है कि वहां कोई है। हम पिछले कुछ दिनों से आराम नहीं कर पाए हैं। चलो बस आराम करते हैं। हम यह नहीं कर सकते। इतनी गंभीरता क्यों? हमें बस किसी को अंदर जाने से रोकना है। दोनों शूरवीर धीरे धीरे बातें कर रहे थे ताकि सैनिक सुन न सके। उनके पीछे से हल्की हवा गुजरी, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि हवा का कोई मतलब नहीं था, फिर भी वे कुछ भी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। केल, जो उस हल्की हवा के लिए जिम्मेदार था, एक गाड़ी में सवार हो गया जिसे उसने बेस से बहुत दूर नहीं तैयार किया था। राउंड, जो केल के पीछे चल रहा था, ने खुद को छोड़कर सभी पर से अदृश्यता हटा दी। क्या अब हम बाहर चलें? जाना। ओडियस ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और ड्राइवर की जगह पर बैठ गया। गाड़ी धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगी। केल कुर्सी पर झुक गया और उसे लगा कि मुलायम चमड़ा उसे आराम दे रहा है। उसने नीचे देखा और राउंड से नजरें मिलाईं, जो अब अदृश्य नहीं था और उसकी गोद में लेटा हुआ था। उस पल राउंड मुस्कुराने और बोलने लगा, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। मैं एक महान और शक्तिशाली ड्रैगन हूँ। हाँ, उनका नरक तो अभी शुरू ही हुआ है। सही।
केल ने गाड़ी में बैठे अन्य लोगों से बात की। चलो आज हम सब मिलकर स्वादिष्ट भोजन करें और थोड़ा आराम करें। हालांकि केल को अपना भोजन दूसरों से दूर रहकर खाना खाना पड़ा। मुझे लगता है अब आपके पास कुछ खाली समय है। बेशक मुझे आना ही था क्योंकि मैं आपसे मिलने आया हूँ, युवा मास्टर केल। टेलर स्टेन और पागल पुजारिन केज, वे दोनों शराब और पीने के गिलास लेकर केल को खोजने आए थे। वे देर रात उससे मिलने आए थे, इसलिए केल ने एक ही समय पर शराब पीना और खाना खाना शुरू कर दिया। आज के बाद मैं शायद और भी व्यस्त हो जाऊंगा। स्वाभाविक रूप से ऐसा है। टेलर की बात पर कईल ने सिर हिलाया और केज की ओर देखा। वह मुस्कुराए और बोतल उठा ली। कईल ने बिना किसी बदलाव के पूरा गिलास खाली कर दिया। आपने जिन लोगों के बारे में बताया उनमें से अधिकांश वेनियन के लोग थे, युवा मास्टर कैले। क्या ऐसा है? टेलर केल को आराम से नहीं देख पा रहा था। केल ने उसे वेनियन के ठिकानों और इसमें शामिल लोगों के बारे में फाइल दी थी। ये बात ही चौंकाने वाली थी, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात हुई। वहां मेरे पिता के कुछ लोग भी थे। उद्धरण चिन्ह ... मुझे नहीं पता था। केल ने सचमुच चौंकते हुए टेलर की ओर देखा। लेकिन निस्संदेह वह केवल अभिनय कर रहा था। वेनियन को मार्क्वेस स्टेन से ब्लैक ड्रैगन को प्रताड़ित करने का आदेश मिला था। इसके कारण गुफा की रखवाली करने वाले लोगों में स्वाभाविक रूप से मार्क्वेस स्टेन के कुछ लोग शामिल होने वाले थे। उनमें से कुछ वेनियन के गंदे कामों से जुड़े थे। उन्हें कम से कम आजीवन कारावास की सजा मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा उन्हें फांसी दी जाएगी। आखिरकार स्टेन क्षेत्र में सबसे क्रूर नियम थे। मार्क्वेस शायद उन सभी को मारना चाहेगा ताकि वह अपनी संलिप्तता छिपाने की कोशिश कर सके। उद्धरण चिन्ह ... मैं विश्वास करूंगा कि आपको पता नहीं था। टेलर ने ऐसे जवाब दिया जैसे वह खुद को समझा रहा हो। उन दोनों के बीच एक बोतल रख दी गई। क्या हम पहले ये बोतल खाली कर लें? जरूर, चलो पीते हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है। तीनों लोगों ने बारी बारी से एक दूसरे के गिलास भरे और बोतल खाली कर दी। बोतल खाली होते ही टेलर और केज को काम पर लौटना पड़ा। क्या आप कल चले जाएंगे? हाँ, मैंने सुना है कि आप राजधानी के लिए पश्चिमी मार्ग ले रहे हैं। क्या राजधानी ही आपका अंतिम गंतव्य है? टेलर ने देखा कि कईल उसके सवाल का जवाब देने के बजाय मुस्कुराने लगा। टेलर ने आगे कुछ नहीं पूछा। इसके बजाय उसने कईल के साथ अपनी भावनाएं साझा की। मैं इस स्थिति में आपकी मदद के लिए निश्चित रूप से आपको पैसे दूंगा, साथ ही पिछली बार भी। मुझे इसकी आशा है। हाँ, कृपया इसकी प्रतीक्षा करें। टेलर को सीधे उसकी आंखों में देखते हुए और केल से इसके लिए तत्पर रहने को कहते हुए देखकर केल ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अपने नए संबंधों के बारे में सोचा। टेलर और ओडियस, आने वाले भविष्य में उनके पास काम आने वाले काफी लोग थे। अगली सुबह केल ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली और आईने में देखने लगा। उसने राउंड से पूछा, जो भी आईने में देख रहा था, क्या तुमने युवराज का जादू समझ लिया है? मैं जानता हूं कि यह क्या है, मानव। मैं महान और शक्तिशाली हूं। केल के चेहरे पर मुस्कान थी जब वह लगातार आईने में देख रहा था। केल, जो शयनकक्ष से बाहर निकलकर पीछे के दरवाजे की ओर जा रहा था, ओडियस से टकरा गया। ओडियस, बहुत संतोषजनक प्रदर्शन। ओडियस को समझ नहीं आ रहा था कि केल की टिप्पणी पर हंसे या रोए। हालांकि हर चीज के नतीजों के आधार पर उसके मन में सिर्फ खुशी थी। नहीं, यह आनंद मेरा था। मुझे जो भरपूर लाभ मिला उससे मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन है। केल ने यह भी नहीं कहा कि ओडियस को जो फीस मिली वह बहुत कम थी। आखिरकार ये सौदा कईल के लिए था कि वह दक्षिणी अंडरवर्ल्ड से वेनियन से छुटकारा पाले। मैं अगली बार आपसे संपर्क करूंगा। ओडियस केल को फिर कभी नहीं देखना चाहता था। अपने लंबे जीवन के दौरान उसने जो सहज ज्ञान विकसित किया था वह उसे बता रहा था कि यह खतरनाक है और उसे बहुत तकलीफ होगी। हालांकि उसका विशाल अनुभव उसे ये भी बता रहा था कि यह अपरिहार्य था। उसके पास उसे फिर से देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। बिल्कुल, मैं तुम्हें समय समय पर बताता रहूंगा कि मैं कहाँ हूँ। अच्छा। केल गाड़ी पर चढ़ गया और बीकर रॉक्स ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। गाड़ी को स्टेन के इलाके में लाने वाला ड्राइवर पहले ही वापस आ चुका था। ओडियस, जी श्रीमान, तुम्हें पता है कि तहखाने का क्या करना है ना? ओडियस की आंखें थोड़ी हिल गईं। उसने उस ओर देखा जहां पिछले दरवाजे के पास बेसमेंट का प्रवेश द्वार हुआ करता था। अब वहां सिर्फ मलबे का ढेर था। उद्धरण चिन्ह ... मैं हर चीज का ठीक से ध्यान रखूंगा। अच्छा। ओडियस ने भोज के अवशेषों के साथ साथ तहखाने के नष्ट होने से पहले उसमें टूटे हुए यातना उपकरणों को भी देखा था। ये पूरी तरह बकवास है कि वह एक अच्छा इंसान है। वहां कोई भी अच्छा कुलीन व्यक्ति नहीं था जिसमें आत्म बलिदान की भावना प्रबल हो।
वे सभी दुष्ट और धूर्त थे, और मैं नहीं चाहता कि तुम बिलोस को बताओ कि क्या हुआ। रहस्य ही ऐसे आयोगों का जीवन है। हाँ, मुझे पता है। ये निश्चित रूप से मुख्य हिस्सा है। दोनों एक दूसरे को देखकर धीरे से मुस्कुराने लगे। हालांकि दोनों में से कोई भी अंदर से मुस्कुरा नहीं रहा था। तो फिर मैं चलता हूँ। कृपया सुरक्षित यात्रा करें। ओडियस का अलविदा बहुत ईमानदारी से कहा गया था, जैसे वह केल को फिर कभी नहीं देखना चाहता था। ओडियस के अलविदा कहने पर केल मुस्कुराया और गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बीक्रोक्स ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। गाड़ी स्टैंड क्षेत्र से निकलकर राज्य के पश्चिमी क्षेत्र की ओर चल पड़ी। रात में आराम करने के अलावा वे तेजी से यात्रा करते रहे। ऊबा हुआ केल, जो खिड़की से बाहर देख रहा था, ने चोई हान की कोमल आवाज सुनकर अपना सिर घुमाया। चोई हान की अनोखी शुद्ध मुस्कान उसके चेहरे पर थी जब वह ऑन और होन को कुछ स्नैक्स दे रहा था। नहीं, बोर नहीं हूं। मुझे बिना कुछ किए इधर उधर लुढ़कने में सबसे ज्यादा आनंद आता है। चोई हान ने हंसकर जवाब दिया। तुम लोग वास्तव में कैले निम के समान हो। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्या वह मेरे बारे में बकवास कर रहा है? ये सुनने के बाद कि यह प्रशंसा या कटाक्ष दोनों हो सकता है, केल ने अपना ध्यान चोई हान पर केंद्रित किया और फिर अपनी नज़र ऑन और हॉर्न पर घुमा ली। गाड़ी वर्तमान में रोआन किंगडम के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के बीच थी। मूल रूप से वे वर्तमान में किंगडम के पश्चिमी क्षेत्र में थे। यदि पूर्वोत्तर क्षेत्र, जहां हेनिट्यूस क्षेत्र स्थित है, अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध था, तो उत्तर पश्चिम से पश्चिम क्षेत्र अपने ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध था। यही कारण है कि इस क्षेत्र में बहुत सारे पत्थर के पहाड़ थे। चोई हान ने बोलना जारी रखा। मैं पिछली बार भी यहां आया था, लेकिन यहां वास्तव में पत्थर के पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। चोई हान पहले भी यहां से गुजरा था। केल ने इस तथ्य पर मन ही मन प्रश्न किया, लेकिन जल्दी ही उसे इसका पता चल गया। रोजलिन। जब वह लॉक के साथ रोजलिन की मदद करने के लिए ब्रेक किंगडम गया था, तो संभवतः वह यहीं से होकर गुजरा होगा। क्या आप ब्रेक किंगडम जाते समय वहां से गुजरे थे? अपने सवाल पर चोई हान की प्रतिक्रिया देखकर कैल को अजीब सा एहसास हुआ। चोई हान को जवाब देने में हिचकिचाहट देखकर उसे कड़वाहट महसूस हुई। कैल ऐसे बोलता रहा जैसे कुछ भी गलत न हुआ हो। क्या तुमने ब्रेक किंगडम में गड़बड़ी पैदा की? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ऐसा नहीं था, केल ने और कुछ नहीं पूछा। वह जानना नहीं चाहता था। इतना ही काफी था कि उसने राजकुमार अल्बेरू से इसके नतीजे सुन लिए। हालांकि उसे कुछ और भी पूछना था। क्या आप पश्चिम से गुजरते समय टेन फिंगर माउंटेन के पास से गुजरे थे? हम। क्या ऐसा नाम वाला कोई पहाड़ है? मैंने पहले कभी नहीं सुना। ऑन, होंग और राउन भी इस अनोखे नाम में दिलचस्पी रखते थे। उनकी चमकती निगाहें जब कैल से इसका कारण पूछ रही थीं, तो कैल का चेहरा भौचक्का रह गया। नल। राउन ने अपना पंजा केल के घुटने पर रख दिया। मानव, समझाओ, मैं उत्सुक हूं। अंत में केल को स्पष्टीकरण देना पड़ा। पश्चिम में ग्रेनाइट नामक कई मजबूत चट्टानें हैं। हालांकि हर चीज ऐसी चट्टानों से नहीं बनी है। फिर भी पश्चिम और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की सीमा पर एक दूसरे के बगल में 10 ग्रेनाइट चोटियां हैं। ये ग्रेनाइट चोटियां पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की सीमा पर स्थित थीं और इनका आकार अनोखा था, जो 10 अंगुलियों जैसा दिखता था। मम्मा, मुझे नहीं लगता कि हमने इसे पिछली बार देखा था, क्योंकि हम उत्तर पश्चिम से होकर गए थे, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से नहीं। जब हम वापस आए तो भी यही स्थिति थी। मुझे यकीन है कि मुझे ऐसा पहाड़ देखना याद होगा। सचमुच, मैं उत्सुक था क्योंकि उन्होंने कहा था कि वहां से एक अनोखा दृश्य दिखता है। कैले के जिज्ञासा भरे जवाब पर राउन ने जवाब दिया। राउन को याद आया कि कैसे कैले ने लिटाना से कहा था कि उसे यात्रा करना अच्छा लगता है। राउन ने अपना मुंह खोला और कहा, चलो अभी वहां चलें। हालांकि केल तेज था। मैंने 1 साल बाद वहां जाने के बारे में सोचा था, इसीलिए मैंने पूछा। 1 वर्ष बाद? हाँ, केल को निश्चित रूप से 1 वर्ष में टेन फिंगर पर्वत पर जाना था। अंतिम प्राचीन शक्ति स्वयं को वहीं प्रकट करेगी। केल को यह अंतिम प्राचीन शक्ति, एक आक्रमणकारी अग्नि प्राचीन शक्ति जो बिजली के समान थी, प्राप्त करने की आवश्यकता थी। मैंने सोचा कि अगर हम सब एक साथ यात्रा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। केल ने बेपरवाही से यह पंक्ति बुदबुदाई, लेकिन उसके शब्दों ने ऑन, होंग और राउन के चेहरे की थकान को गायब कर दिया। चोई हान के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी। हाँ, यह अच्छा लगता है, लेकिन शायद वहां आसपास कोई गांव नहीं है। क्यों नहीं होगा? नहीं, वहां कोई नहीं है। केल ने चोई हान और बच्चों की ओर देखा और सख्ती से अपनी बात दोहराई। वहां कोई नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार वहां आसपास कोई गांव नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, कम से कम जब बात मानव गांवों की आए।
समस्या ये थी कि वहां एल्व्स का एक गांव था जो प्रकृति से अत्यधिक प्रेम करता था और लगभग ड्रैगन की पूजा करता था। कल्पित बोने, वे एक जादुई जाति थे जो अपने गांव को छिपाने के लिए भ्रम जादू का इस्तेमाल करते थे और इंसानों से दूर रहते थे। वे ऐसी जाति थी जो ड्रैगन के बाद प्रकृति के सबसे करीब थी। यही कारण था कि वे तात्विक तत्वों को संभालने में सक्षम थे और उनकी सुंदरता ऐसी थी कि सभी मनुष्य उनकी प्रशंसा करते थे। वे डार्क एल्वेस से भिन्न थे जो उतने ही सुंदर थे, परंतु उनमें अंधकार का तत्व था। उपन्यास में चोई हान ब्रेक साम्राज्य में समस्याओं से निपटने के बाद लॉक के साथ वापस आते समय टेन फिंगर पर्वत से होकर गुजरता है। संयोगवश उन्हें एल्फ गांव मिल जाता है और वे एक एल्फ के साथ जुड़ जाते हैं। पेनरिक द हीलर, केल की पुनर्स्थापना क्षमताओं के विपरीत एल्फ पेनरिक में दूसरों को ठीक करने की क्षमता थी। वह चोई हान के समूह में शामिल हो जाता है और उनके साथ यात्रा करना शुरू कर देता है। काल्पनिक दुनिया में हमेशा मुख्य पात्र के समूह में कम से कम एक योगिनी अवश्य होती है। इस उपन्यास में पेनरिक वही था। समस्या यह है कि अंततः वह मर जाता है। लॉक के बेरसेक परिवर्तन का मूल बिंदु पेनरिक की मृत्यु थी। वह तब मरा जब लॉक उसकी रक्षा कर रहा था और इसके परिणामस्वरूप लॉक पहली बार बेरसेक बन गया। इससे लॉक का व्यक्तित्व भी बदल जाता है। इसका मतलब ये था कि यदि पेनरिक लॉक से नहीं मिलता या चोई हान की पार्टी के साथ यात्रा नहीं करता तो उसे नहीं मरना चाहिए। वे पहले ही एक दूसरे से मिलने का मौका चूक चुके हैं। पेनरिक की अब तक कई चोई हान या लॉक से कोई बातचीत नहीं हुई थी। अगर एक साल इसी तरह बीतता है तो पेनरिक उपन्यास में बताए गए समय से ज्यादा समय तक जीवित रहेगा। इसे मूल उपन्यास के प्रवाह में सबसे बड़ा परिवर्तन माना जा सकता है। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, वहां कोई गांव नहीं है। केल ने एक बार फिर बुदबुदाया और अपना मन बना लिया। उसने अपने आप से कहा कि अगले वर्ष जब वह टेनफिंगर पर्वत पर जाएगा तो एल्फ विलेज में जाने से बचेगा। उसने बिना सोचे समझे और जो भी उसे आसान लगता था उसे करके बहुत ज्यादा बोझ उठा लिया था। केल अगले साल फिर से ऐसा नहीं होने देना चाहता था। मैं चाहता हूं कि यह अगले साल ही हो जाए। मुझे परवाह नहीं कि गांव नहीं होंगे। केल ने राउंड की ओर देखा जो उत्साहित लग रहा था। वह निश्चित रूप से ड्रैगन को एल्फ विलेज में नहीं ले जा सकता था। उसके साथ भगवान जैसा व्यवहार किया जाएगा, इस बारे में सोचकर ही केल को ठंड लग रही थी। केल ने तुरंत राउंड से मुंह मोड़ लिया। उसने खुद को दृढ़ता से याद दिलाया कि वह पश्चिमी क्षेत्र में एक कदम भी नहीं रखेगा जब तक कि वह एक साल बाद क्राउन प्रिंस की स्वर्ण पट्टिका के साथ आखिरी प्राचीन शक्ति को खोजने के लिए वापस ना जाए। केल ने ड्राइवर सीट की ओर वाली छोटी खिड़की खोली और बीकरोक से बात की। चलिए इसकी गति थोड़ी बढ़ा देते हैं। जी श्रीमान। गाड़ी तेजी से पश्चिमी क्षेत्र से होकर राजधानी पहुंची। बहुत समय हो गया महाराज। मंद मंद मुस्कुराती हुई केल, जो साधारण किंतु स्टाइलिश पोशाक पहने हुए थी, किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। हाँ, मुझे आपसे फिर से मिलकर खुशी हुई। आपकी रिकवरी कैसी रही? सुनहरे बाल और नीली आंखें। अल्बेरू, जो कईल की तरह ही सुंदर था, कईल को गले लगाते हुए खिलखिलाकर मुस्कुराया। वे इस समय क्राउन प्रिंस के महल के सामने थे। क्राउन प्रिंस अल्बेरू अब फीके पड़ चुके प्लाजा आतंकी घटना के नायक का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे। हालांकि लोग अब इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन प्लाजा का पुनर्निर्माण अभी भी जारी था और इसके चारों ओर शूरवीर गश्त कर रहे थे। कई लोग ऐसे भी थे जो आतंकवादियों की पहचान उजागर न करने के कारण महल से नाराज थे। आपकी चिंता और शाही परिवार की उदारता के कारण मैं अच्छी तरह से आराम कर सका और स्वस्थ हो सका। केल, जो सच बोल रहा था, मुस्कुरा रहा था, निश्चित रूप से स्वस्थ दिख रहा था। क्राउन प्रिंस अल्बेरू ने उसे ऐसे देखा जैसे वह खुश हो कि केल ठीक हो गया है और फिर महल के अंदर की ओर इशारा किया। अंदर आ जाओ। तुम इतने लंबे समय के बाद मिलने आए हो तो कम से कम मुझे तुम्हें चाय तो पिलानी ही चाहिए। हाँ महाराज, मुझे यकीन है कि आप काम में व्यस्त हैं, इसलिए मैं आपका थोड़ा समय ही लूंगा। मुझे नहीं पता तुम हर बार ऐसा क्यों करते हो। केल के मन में भी यही विचार थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। क्लिक करें। जैसे ही वे अल्बरू के कार्यालय में दाखिल हुए और दरवाजा बंद किया, केल और अल्बरू, जो एक दूसरे के करीब चल रहे थे, तुरंत दूर चले गए। महाराज, आप थक गए होंगे। मुझे यकीन है कि आप भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। अल्बेरू ने ऑफिस के एक तरफ रखी एक टेबल की ओर इशारा करते हुए आह भरी। हालांकि उसने देखा कि केल हमेशा वहां चला जाता था और सबसे आरामदायक सोफे पर बैठ जाता था। लोग सोचेंगे कि आप यहाँ कई बार आ चुके हैं। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ बहुत स्वागत है। केल को अपनी इस चिकनी चुपड़ी भाषा का इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं थी।
अल्बेरो ने केल की ओर देखा जो अपनी पसंद के सोफे पर बैठा था और उसने मेज के सिरहाने वाली सीट उसके लिए खुली रखी और बैठ गया। मैंने तुमसे कहा था कि जितनी जल्दी हो सके आओ। यही कारण है कि मैं अपने सोने के समय में कटौती करके यहाँ भागा हूँ, महाराज। केल की प्रतिक्रिया सुनकर अल्बेरो ने नाक भान सिकोड़ी। उसे नहीं पता था कि केल क्या करने जा रहा था, लेकिन जो व्यक्ति उत्तर पूर्वी हेनिट्यूस क्षेत्र में होना चाहिए था, वह पश्चिम से आया था। और उन्हें ठीक ठीक पता था कि पश्चिम में नहीं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इस समय क्या हुआ था। आप बहुत ही संदिग्ध व्यक्ति हैं। अल्बेरो ने अपने नौकर द्वारा लाई गई चाय की चुस्की ली और चुपचाप कईल को तब तक देखता रहा जब तक कि नौकर कमरे से बाहर नहीं चला गया। आज कईल के साथ चर्चा करने के लिए उसके पास बहुत कुछ था। उसके पास कईल के लिए बहुत सारी मांगें भी थीं। युवराज के चेहरे पर एक डरपोक भाव है। केल ने राउंड के आकलन से सहमति जताई और ऐसा दिखावा किया कि उसने अल्बेरो की नज़र पर ध्यान नहीं दिया। वह नज़र ऐसी थी जो आज उससे बहुत कुछ छीनना चाहती थी, हालांकि वह विचार और उनका रिश्ता विपरीत दिशा में जाएगा। क्लिक करें। नौकर ने दरवाज़ा हल्का सा खटखटा कर दफ्तर छोड़ दिया। अल्बेरो बोलने ही वाला था कि तभी कोई और था जो और भी तेजी से बोलने लगा। महारानी, हम। केल ने अल्बेरो से नजरें मिलाईं जो उलझन में लग रहा था। ऐसा करते हुए राउन अपने मन में बोल रहा था, दोनों बातों से निपटने के बाद अब मुझे यकीन हो गया है। वह वाकई एक अजीबोगरीब अस्तित्व है। केल ने अपनी जेब से एक जादुई थैला निकाला। मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार तैयार किया है। उद्धरण चिन्ह ... मेरे लिए। हाँ, हमारे राज्य के मन पर जो सितारा है उसके लिए। पर्याप्त। अल्बेरो ये सुनकर खुश नहीं था कि कईल ने उसके लिए एक उपहार रखा है। वास्तव में उसने कईल की ओर और भी अधिक संदेह के साथ देखा। ये कईल के साथ अब तक हुई घटनाओं के कारण था। हालांकि वह झूठ नहीं बोल सकता था और यह नहीं कह सकता था कि उपहार के बारे में सुनकर उसके मन में कोई प्रत्याशा नहीं थी। कुछ हफ्ते पहले अल्बेरो को फ्लिन मर्चेंट गिल्ड के लोगों में से एक के तहत कईल के तथाकथित उपहारों में से एक पहले ही मिल चुका था। आइए सबसे पहले इस उपहार पर नजर डालें। केल ने धीरे से अल्बेरो की अनुमति से जादुई थैला खोला। जब उसने थैले से एक छोटी कांच की बोतल निकाली तो राउंड की आवाज केल के दिमाग में गूंज उठी। उसमें अंधकार का गुण है। नल। कांच की बोतल मेज पर रखी गई थी। उद्धरण चिन्ह ... यह क्या है? केल ने जवाब देने के बजाय अपने कार्यों से इसका संकेत दिया। चीख चीख। कांच की बोतल का ढक्कन धीरे से खुला। ये छोटी कांच की बोतल काले पानी से भरी थी। ढक्कन पूरी तरह खुल गया और एक अदृश्य पदार्थ धीरे धीरे बोतल से बाहर आने लगा। मुझे इस गंध की आदत हो गई है। मैंने इसे ब्लैक स्वैम्प में महसूस किया था। मृत मनुष्य की सुगंध धीरे धीरे कमरे में फैलने लगी। यह उन वस्तुओं में से एक थी जो उन्हें विपर किंगडम जाते समय वेल राजा से प्राप्त हुई थी। केल की अन्य बोतल के विपरीत इस बोतल में केवल मृत मन था, कोई जहर नहीं था। वेल राजा से उसे जो कुछ मिला था उसका एक छोटा सा अंश इस छोटी सी बोतल में था। उद्धरण चिन्ह ... आप। केल ने धीरे से ढक्कन बंद कर दिया, ये देखते हुए कि अल्बेरो आगे नहीं बोल सकता। महाराज, बेशक यह उपहार मुफ्त नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे केल इतनी कीमती चीज मुफ्त में दे सके। यह मनुष्यों के लिए जहर था और बिल्कुल भी कीमती नहीं था। हालांकि कैले को याद आया कि पिछली बार जब वे यहाँ आए थे तो राउंड ने अल्बेरो के बारे में क्या कहा था। क्राउन प्रिंस नामक इस तुच्छ मानव ने जादू से अपने बाल क्यों रंगे? यह उस स्तर का है जिसे केवल मेरे जैसे महान ड्रैगन ही देख सकते हैं। क्या किसी अन्य ड्रैगन ने उसके लिए बाल रंगे थे? नहीं। क्या यह एक अलग प्रकार की शक्ति है? एक अलग तरह की शक्ति। राउन ये बताने में सक्षम था कि यह प्राकृतिक मान से अलग था क्योंकि वह एक ड्रैगन था, लेकिन वह निश्चित रूप से नहीं जानता था कि यह क्या था। ये बात समझ में आई क्योंकि राउन ने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। हालांकि अब उसे इसका अनुभव हो चुका था। मृत मन। केल ने ऐसे बुदबुदाया जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। संभवतः कोई राक्षस, काला जादू या भूत प्रेत नहीं। मृत मन। इसका उपयोग अंधेरे गुण वाले लोग जादू का उपयोग करने के लिए करते थे। बेशक यह नियमित मैना से बहुत अलग था। मैना का पता लगाने के लिए बनाए गए जादुई उपकरण मृत मैना का पता नहीं लगा सकते थे, खासकर अगर मृत मैना का इस्तेमाल उच्च स्तरीय जाति द्वारा किया गया हो। मैंने सुना है कि दिवंगत रानी एक औसत व्यक्ति थी, लेकिन लोगों को लगता था कि वह आंशिक रूप से दक्षिणी थी क्योंकि उनकी त्वचा थोड़ी काली थी। राउन ने बताया कि युवराज के बाल सामान्य भूरे रंग के थे। उनके बाल और आंखें सामान्य थीं, लेकिन अल्बेरो अपने लुक के लिए जाने जाते थे। लोगों का ये भी कहना है कि क्राउन प्रिंस की मां भी बहुत खूबसूरत थी।
डार्क एल्व्स की त्वचा काली होती है, लेकिन मैंने सुना है कि डार्क एल्फ के मिश्रित बच्चे की त्वचा दक्षिणी लोगों के समान होती है। केल ने अलबरू की ओर देखा और अपना निष्कर्ष पूरा किया। तो फिर एक अर्ध-रक्त डार्क एल्फ का बच्चा। युवराज ने कैले की अपेक्षा से भी अधिक आत्मविश्वास से उत्तर दिया। तुम मुझे पागल कर रहे हो। मुझे लगता है मैं सही था। केल और अलबरू दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे, और उस चुप्पी के बाद क्राउन प्रिंस की प्रतिक्रिया काफी आत्मविश्वास से भरी थी। उनका चेहरा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। केल ने अपने कंधे उचका दिए। बस इतना कि मैं तुम्हें ये दे सकता हूं, लेकिन मुफ्त में नहीं। अलबरू को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे इतना जोरदार झटका देने के बाद केल के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। हाँ हाँ हाँ, अलबेरू हंसने लगा। इससे केल को आश्चर्य हुआ कि अगर दफ्तर में ध्वनिरोधी जादू न होता तो क्या होता। या तो वह होता, या फिर अगर उसने नौकरों और अपने मातहतों को बाहर न भेजा होता तो क्या होता। कमरे में वातावरण ठंडा हो गया। मैं तुम्हें काम पर लगाने की योजना बना रहा था। मुझे तुम्हें आने के लिए नहीं कहना चाहिए था। अलबेरू को केल के चेहरे पर वह मग देखकर थकान हो गई थी जो हमेशा की तरह शांत था। उसकी नज़र काले तरल पदार्थ वाली बोतल की ओर गई। माँ, उस शब्द का भार अलबरू के हृदय में चुभ गया। केल ने और कुछ नहीं कहा और वहीं बैठा हुआ युवराज को देखता रहा, जो बोतल को घूर रहा था। डार्क एल्फ, वे अंधकार के प्राणी थे जिन्हें महाद्वीप के लोगों द्वारा अंधकार से लगाव के कारण दंडित किया जाता था। उनकी शक्ति का आधार मृतकों से निकलने वाला मृत मन था। अतीत में डार्क एल्वेस कब्रों या गांवों के पास पाए जाते थे जो बीमारियों से नष्ट हो गए थे। यही कारण था कि लोग डार्क एल्वेस से नफरत करते थे, भले ही डार्क एल्वेस ने कभी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही शवों का अपमान किया। इसके कारण डार्क एल्वेस को छिपकर रहना पड़ा। वे एल्वेस से भी बेहतर तरीके से छिप रहे थे। अलबरू ने अपनी नज़र कांच की बोतल से हटाकर केल की ओर देखा। केल ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। और तुम अपना मुंह बंद रखोगे? बिल्कुल, लेकिन मुफ्त में नहीं, सहज रूप में। अलबरू ने अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त की। तुम धूर्त कमीने हो। क्यों धन्यवाद। अलबेरू को इस बात से नफरत थी कि कैसे कैल ने उसकी बात पर भी कोई आपत्ति नहीं जताई। साथ ही उसे राहत भी मिली। कैल सीधे उसके पास आया था, न कि तीसरे राजकुमार या दूसरे राजकुमार के पास जो उसके पद के लिए प्रयासरत थे। इसका मतलब था कि केल उसके साथ सौदा करना चाहता था। यही कारण था कि वह राहत महसूस कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि केल भी उसके जैसा ही था। हालांकि उनके मन में एक सवाल था, क्या तुम सचमुच हम में से नहीं हो? अगर वह डार्क एल्फ नहीं था तो केल को उसकी पहचान कैसे पता चल सकती थी? अलबेरू ये समझ नहीं पाया। उसकी पहचान सिर्फ उसकी माँ के भाई बहन ही जानते थे। उन्होंने उसकी मदद की थी ताकि उसके पिता राजा को उसकी माँ की पहचान का पता न चल जाए। वे सभी अलबरू के पक्ष में थे। केल ने कांच की बोतल की ओर इशारा किया और अलबरू के प्रश्न का उत्तर दिया। अगर मैं इसे पीऊंगा तो मर जाऊंगा। मृत मन मनुष्यों के लिए अत्यंत घातक विष के समान था। चिंता मत करो मानव, ये शक्तिशाली ड्रैगन तुम्हें बचाएगा चाहे कुछ भी हो। केल ने हमेशा की तरह राउंड को नजरअंदाज किया और कांच की बोतल अलबरू की ओर बढ़ा दी। क्या तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है? अलबरू ने इस बारे में खुलकर बात की। बेशक, अगर मेरे पास यह है तो यह अच्छा है। यह मुझे और मजबूत बनाएगा। ये साफ भी है, इसमें जहर का कोई निशान नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत कीमती चीज है। केल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि आगे जो कुछ उन्होंने कहा वह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, चूंकि यह एक मृत ड्रैगन का मन है। उद्धरण चिन्ह ... क्या? अलबेरू अपना आश्चर्य छिपा नहीं सका। फिर उसने केल के चेहरे पर मुस्कान देखकर एक आह भरी। तुम मुझे पागल कर रहे हो। अलबेरू उस तरह से बात नहीं कर रहा था जैसा कि उसकी स्थिति में किसी को करना चाहिए, लेकिन वह वास्तव में आज ऐसा नहीं करना चाहता था। इसके बजाय वह उसी तरह से बात कर रहा था जैसे वह अपनी माँ के भाई बहनों से बात करता था। आप सचमुच मेरी पहचान के बारे में कुछ भी कहने की योजना नहीं बना रहे हैं? इन दिनों मृत मान को ढूंढना मुश्किल था, लेकिन ये ड्रैगन का मृत मान था। बेशक कांच की बोतल में मृत मान की मात्रा बहुत कम थी। हालांकि ये तथ्य कि यह एक ड्रैगन का मृत मान था, अलबेरू को कम से कम 3 या 4 गुना अधिक शक्तिशाली बना देगा। अलबेरू को समझ में नहीं आ रहा था कि केल उसे इतनी कीमती चीज क्यों देगा, वो भी मुआवजे के लिए। उसे लगा कि केल भी उसके जैसा ही कोई है, लेकिन अब केल को समझना मुश्किल था। आप इतनी स्पष्ट बात क्यों पूछ रहे हैं? केल को ये कहते हुए सुनकर कि यह स्पष्ट था, अलबरू के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। हालांकि ये वास्तव में केल के लिए स्पष्ट उत्तर था। रोन साम्राज्य को और अधिक मजबूत बनने की जरूरत है।
अगर आप अभी राज्यों के बीच सत्ता संघर्ष पर नजर डालें तो ब्रेक किंगडम और रोआन किंगडम सबसे नीचे थे। टूनका के नेतृत्व में विपर किंगडम नरक की ओर जाने वाली एक तरफा ट्रेन पर था, लेकिन वे एक अलग कहानी थे। उसी समय उपन्यास में पहले की तुलना में आग बुझाने के बाद दक्षिणी जंगल धीरे धीरे अपनी ताकत हासिल कर रहा था। वे सभी शायद लिटाना का और भी अधिक सम्मान करते थे जब वह केल को आग बुझाने के लिए दक्षिणी जंगल में ले आई थी। इसके अलावा उत्तरी गठबंधन भी अपने आक्रमण की योजना बना रहा था। अल्बेरो अपना प्रभाव बढ़ाने और उत्तरी गठबंधन के आक्रमण की तैयारी के लिए विपर किंगडम के जादूगरों को इकट्ठा कर रहा था। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था। वहां वाइवन नाइट्स ब्रिगेड और एम्पायर भी हैं। कैल को नहीं पता था कि वॉल्यूम 5 के बाद क्या हुआ। हालांकि लोगों के पास कल्पना नामक खजाना था। ये स्पष्ट है, वाइवन नाइट्स ब्रिगेड हवा पर हावी हो जाएगी। एक बार जब शाही राजकुमार अपना लालच दिखाता है और पश्चिमी महाद्वीप की ओर अपना हाथ बढ़ाता है तो ब्रेक किंगडम और रोआन किंगडम हवा के सामने मोमबत्तियों के अलावा कुछ नहीं रह जाएंगे। इसलिए केल को रोआन साम्राज्य को मजबूत बनाने और खुद की रक्षा करने की ताकत की जरूरत थी ताकि वह शांतिपूर्ण जीवन जी सके। ऐसा करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन के लिए एक मजबूत नेता की जरूरत थी। चूंकि यह मेरे लिए जहरीला है, इसलिए मैं इसका उपयोग एक अच्छी नींव रखने के लिए कर सकता हूं। लेकिन केल नहीं चाहते थे कि वे बहुत अधिक मजबूत हों। राजकुमार पहले से ही उपन्यास में दिखाए गए से ज्यादा ताकतवर था। स्टेन परिवार भी अब टेले के नियंत्रण में था, जिसका मतलब था कि वे राजकुमार का साथ देंगे। एक और बात, केल ने अल्बरू से एक और बात कही, क्या तुम्हें जादुई टॉवर की जरूरत थी? जब आपको पहले से ही सब कुछ पता हो तो इस तरह से बात करना कठिन होगा। युवराज के अधीन आने वाले जादूगरों की संख्या और उनके आने की गति बढ़ गई थी। जादुई टॉवर के स्वामी का बुलाने का उपकरण, वह बहुत उपयोगी था। केल ने अल्बेरू को मैजिक टॉवर की 21वीं मंजिल पर छिपे हुए कमरे में मिली वस्तुओं में से एक दी थी। यह एक ऐसी वस्तु थी जो टॉवर के स्वामी की थी, जिससे धारक विपर किंगडम के सभी जादूगरों को कई छोटे संदेश भेज सकता था। मैजिक टॉवर का स्वामी वह व्यक्ति था जो विपर किंगडम के जादूगरों के बीच सर्वोच्च स्थान पर था और मैजिक टॉवर की रक्षा करता था। ऐसे व्यक्ति का जादूगरों से संपर्क न कर पाना समझ में नहीं आता। टूनका और उसके लोगों को वह वस्तु कभी नहीं मिली क्योंकि वह 21वीं मंजिल पर छिपाई गई थी। केल ने बिल्लोस के माध्यम से यह संदेश अल्बरू तक पहुंचाया और अल्बरू ने तुरंत ही विपर साम्राज्य के सभी जीवित जादूगरों को एक ही संदेश भेजा, बोल्डर राज्य का भावी शासक आपकी रक्षा करेगा। अल्बेरू, जिससे इससे बहुत लाभ हुआ था, चाहता था कि केल या तो मैजिक टॉवर को रोआन किंगडम में कहीं ले जाए या फिर उसे बहाल करे। हालांकि वह अब ऐसी कोई बात पूछने की स्थिति में नहीं था। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें कोई आदेश या हुक्म दे सकता हूं। शायद एक अनुरोध दे सकता हूं। मेरे पास मैजिक टॉवर को बहाल करने की कोई योजना नहीं है। अल्बेरू जानता था कि कैल यही कहेगा, इसलिए वह कैल को धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वह जानता था कि कैल को परेशान करने वाली बातें पसंद नहीं है। हालांकि मैं अंततः आपको मैजिक टॉवर बनाने के लिए ब्लूप्रिंट का एक हिस्सा दे सकता हूं। अल्बेरू ने अपने हाथों से अपना चेहरा साफ किया। आप क्या चाहते हैं? अल्बेरू को पता था कि अब इस मामले को घुमा फिराकर कहने का कोई मतलब नहीं है। इस समय इस चर्चा पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। मुझे 2 साल में कुछ होना चाहिए। केल को पता था कि अपने सपनों की आरामदायक जिंदगी जीने के लिए उसे पैसे के अलावा स्टेटस की भी जरूरत थी। आलसी होना क्यों अच्छा था? ऐसा इसलिए था क्योंकि आपको अपने परिवार के अलावा किसी और की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। केल ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता था जिसमें उसे दूसरों के सामने झुकना पड़े। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कचरा समझा जाता है, वह बस अपनी मर्जी से जीना चाहता था। खाना, सोना और कुछ नहीं करना, ये कितना बढ़िया होगा। केल ने देखा कि जब अल्बेरू ने दस्तावेज की सामग्री पढ़ी तो उसके चेहरे पर क्या भाव आए। अल्बेरू उलझन में था और फिर अचानक उसके चेहरे पर उदासी छा गई और फिर जब उसने केल की तरफ देखा तो वह सदमे में आ गया। उद्धरण चिन्ह ... आखिर ये क्या है? केल के पास अल्बेरू के लिए एक संक्षिप्त उत्तर था, मैं मानता हूं कि इसका निर्णय आपको करना है, महामहिम। सांस। अल्बेरू आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि कैले अल्बेरू द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध के साथ कार्यालय छोड़ने में सक्षम थे। मैंने कभी किसी ऐसी चीज पर हस्ताक्षर करने के बाद इतना अनिश्चित महसूस नहीं किया जो मेरे लिए फायदेमंद थी। मेरा मानना है कि आपको बस इसका आनंद लेने की जरूरत है क्योंकि यह हम दोनों के लिए फायदेमंद है, महामहिम। ये निश्चित रूप से क्राउन प्रिंस के लिए एक जीत थी। केल उसकी पहचान गुप्त रखेगा, उसे ड्रैगन के मृत माने की बोतल देगा, साथ ही कुछ सालों में मैजिक टॉवर के ब्लूप्रिंट का एक हिस्सा भी देगा।
वह अनिश्चित महसूस कर रहा था, भले ही उसे इतना बड़ा मुनाफा मिला था जिसका मौद्रिक मूल्य आंकना लगभग असंभव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि केल बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो फूलों के मैदान में अकेला हो। तो फिर मैं अपने रास्ते पर चलूंगा महाराज। जल्दी करो और चले जाओ। अल्बेरो कईल को जाने के लिए कह रहा था, लेकिन वह वास्तव में कईल को भेजना नहीं चाहता था। वह कईल को यहीं रोककर उससे कुछ जानकारी निकालना चाहता था। हालांकि वह ऐसा नहीं कर सका। अंधकार का जंगल, उत्तर पश्चिमी मार्ग और समुद्र। अल्बेरो यह नहीं समझ सका कि केल ने ऐसी चीज मांगने का क्या इरादा किया जो न तो पैसा था और न ही भौतिक वस्तु। दूसरी ओर केल को इस बात की परवाह नहीं थी कि राजकुमार को पता है या नहीं। राजधानी में आने का अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद वह जल्दी से अपनी गाड़ी पर वापस चला गया। अब उसके लिए राजधानी में और रुकने का कोई कारण नहीं था। क्या हम हेनिट्यूस क्षेत्र की ओर वापस जा रहे हैं सर? हाँ। बीक्रोक्स ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और तुरंत घर की ओर चल पड़ा। मानव, क्या अब हम आराम करने के लिए घर जा रहे हैं? हाँ, इस बार मैं काफी देर आराम करने की योजना बना रहा हूँ। केल ने राउन के सवाल का जवाब दिया और कुर्सी पर वापस झुक गया। उसे कम से कम 6 महीने या अधिकतम 1 साल तक इधर उधर लुढ़कने और कुछ भी न करने में सक्षम होना चाहिए। फिर जब तक वह युद्ध से सुरक्षित बच जाता है तब तक उसके लिए एक अच्छा और आरामदायक जीवन ही इंतजार कर रहा होगा। हालांकि जैसे ही वे घर लौटे, केल को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्या हो रहा है? वह, आप देखिए, युवा मास्टर निम। डिप्टी बटलर हंस स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति था जो केल का स्वागत करने के लिए बाहर आया। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। हंस चिंतित लग रहा था। जल्दी करो और मुझे बताओ। केल ने चोई हान, बीकरॉक्स, ऑन और हॉर्न की तरफ नहीं देखा जो उसके पीछे थे और इसके बजाय केवल हंस की तरफ देखा। उसे बुरा लग रहा था। उसके मन में एक अशुभ भावना भर गई। क्या मैं आराम नहीं कर पाऊंगा? कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि हंस के आसपास के अन्य सेवकों और शूरवीरों के चेहरे पर भी यही भाव थे। उन 5 सेकंडों में केल का दिमाग जटिल हो गया। युवा मास्टर निम, मिस्टर रॉन वापस आ गए हैं। रॉन ने किया? मेरे पिता। केल और रॉन के बेटे बीक्रोक्स दोनों ने हैंस की ओर आश्चर्य से देखा। रॉन को अगले कुछ महीनों तक वापस नहीं आना था। हंस ने फिर अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। इससे केल को और भी बुरा महसूस हुआ। हंस ने फिर अपनी आंखें खोली और बीक्रोक्स की ओर देख नहीं सका क्योंकि वह बोलता रहा। मिस्टर रॉन घायल होकर वापस आए। मुझे वहां ले चलो। हंस ने कईल के चेहरे पर अकड़न देखी और जल्दी से पलटकर उन्हें घर के अंदर ले गया। कईल उसके पीछे पीछे गया और बीकरॉक्स भी उसके साथ था। हंस ने जल्दी से जल्दी केल को रास्ता दिखाया और एक कमरे के सामने रुक गया। ये रॉन का कमरा नहीं था बल्कि एक आलीशान बेडरूम था जो उच्च श्रेणी के मेहमानों के लिए आरक्षित था। दरवाजा खोलें। जी श्रीमान। केल का कठोर आदेश सुनकर हंस ने दरवाजा खोल दिया। चरमराहट। दरवाजा खुला और एक भयानक सड़ांध वाली गंध कैले की नाक में भर गई। युवा मास्टर निम, इस दुनिया में आने के बाद से कई पहली बार कठोर हो गया। उद्धरण चिन्ह ... रॉन, हत्यारा रॉन, वह धूर्त बूढ़ा आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था। पिताजी। बीक्रोक्स केल के पास से होते हुए शयन कक्ष में भाग गया। केल ने रॉन की आंखों में देखा और पूछा। उद्धरण चिन्ह ... रॉन, तुम्हारा हाथ ऐसा क्यों है? रॉन अपेक्षा से पहले ही लौट आया था और उसका एक हाथ कटा हुआ था। मैं किसी तरह इस स्थिति में पहुंच गया। रॉन की सौम्य मुस्कान हमेशा की तरह वैसी ही थी। हालांकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उस पर छोटी छोटी चोटें लगी हुई थीं। जैसे जैसे केल करीब आता गया, सड़न की गंध भी तेज होती गई। उसका बायां हाथ कंधे से शुरू होकर गायब था। हंस। जी श्रीमान। चले जाओ। माफ करें। स्पष्टीकरण देने से पहले केल ने हंस, एस्टेट के कर्मचारियों और अपने पिता के अधीनस्थों की ओर देखा। बीक्रोक्स और चोई हान को छोड़कर सभी लोग बाहर निकल जाएं। हंस एक पल के लिए झिझका, लेकिन केल के चेहरे पर भाव देखकर उसने जल्दी से सबको कमरे से बाहर निकाल दिया। यहां तक कि ऑन और हॉर्न भी केल की निगाहें देखकर धीरे धीरे पीछे हट गए। म्याऊं, म्याऊं। बिल्ली के बच्चे ऑन और हॉर्न ने शयन कक्ष से बाहर जाने से पहले कई बार रॉन की ओर चिंता भरे भाव से देखा। उन लोगों के जाने के बाद शयन कक्ष बहुत बड़ा लगने लगा। क्या तुम में बोलने की ताकत है? केल का शांत प्रश्न रॉन की ओर तैर रहा था। रॉन के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई तकलीफ हो रही है। हाँ, युवा मास्टर निम। तो बताओ, तुम लोमड़ियों का शिकार करने गए थे तो ऐसे कैसे लौट आए? रॉन ने केल से मुंह मोड़ लिया और अपने बेटे बीकरॉक्स की ओर देखा।
बीकरॉक्स बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठा था और रॉन के खाली कंधे की ओर देख रहा था। शायद मुझे वापस नहीं आना चाहिए था, लेकिन यही एक जगह थी जो उसके दिमाग में आई। अगर वह मरने वाला था तो वह अपने बेटे और कुछ अन्य लोगों को आखिरी बार देखना चाहता था। मैं पूर्वी महाद्वीप से आया था। ये तब की बात है जब बीकरॉक्स बहुत छोटा था। रॉन ने अपनी कहानी शुरू की। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसके बेटे की देखभाल कर सके। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, मैं एक हत्यारा हूं। पूर्वी महाद्वीप के अंडरवर्ल्ड में 5 प्रसिद्ध हत्यारा परिवार हैं। उनमें से एक हमारा परिवार मुलन परिवार था और मुझे घर का अगला मुखिया बनने के लिए तैयार किया गया था। पिता बीकरॉक्स ने रॉन को पुकारा। हमारे परिवार को आम नामक संगठन ने नष्ट कर दिया। बाकी सभी लोग मर गए, जबकि मैं उनसे बचने में कामयाब रही और अपने बेटे के साथ पश्चिमी महाद्वीप में भाग गई। मैं जीवित रहने के लिए अपनी पहचान छिपा रही थी। सांस। रॉन ने गहरी सांस छोड़ी। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हालांकि आम नामक ये संगठन अंडरवर्ल्ड पर राज करता है, लेकिन वे सिर्फ एक निम्न श्रेणी का संगठन थे। उनके संचालन का मुख्य भाग कहीं और था। मुझे इस संगठन की ताकत से डर लगता था जो मेरी समझ से परे थी। यही कारण है कि मैं एक निम्न नौकर की तरह रह रहा हूं। रॉन ने भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने 10 साल में पहली बार उनकी गंध को पहचाना। बीकरॉक्स ने झिझकते हुए कहा। रॉन की नजर केल से हटकर चोई हान पर गई जो अविश्वास की मुद्रा में वहां खड़ा था। आम की गंध इस टेढ़े लेकिन अच्छे कमीने पर थी। चोई हान जब पहली बार हमारे महल में आया था तो उसमें आम की गंध थी। यही कारण था कि रॉन और बीकरॉक्स ने चोई हान पर हमला किया था जब वह पहली बार हैरिस विलेज से आया था। उसके शरीर पर आम की गंध थी। चोई हान की पुतलियां हिलने लगीं। उद्धरण चिन्ह ... तो फिर हैरिस विलेज में मैंने जिन हत्यारों को मारा, हाँ, इस बात की पूरी संभावना है कि वे आम से थे। रॉन बोलता रहा और चोई हान ने केल की ओर देखा। जब मैं राजधानी में गया और जांच की तो मुझे पता चला कि वे पश्चिमी महाद्वीप तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे थे। ये लोमड़ियों का शिकार करने से ज्यादा एक कुत्ते के बाग की मांद में घुसने जैसा था। रॉन को आश्चर्य हुआ कि उसे उन पर हमला करने का आत्मविश्वास कैसे मिला, लेकिन वह जानता था कि अगर उसे दोबारा मौका मिलता तो वह भी यही करता। उसे यह जानना था कि वे क्या करने की योजना बना रहे थे। जब मैं इधर उधर देख रहा था तो मेरी नज़र आम के हमलावर दस्तों पर पड़ी और मुझे पता चल गया कि वे क्या कर रहे हैं। वह उस हमलावर दस्ते को नष्ट करने के बाद कुछ जानकारी हासिल करने में सफल रहे। हालांकि फिर किसी तरह मुझे अपना बायां हाथ खोना पड़ा और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग पाए। रॉन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। वह एक गड़बड़ था, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो डबल डैगर शैली का अभ्यास करता था जिसमें दोनों हाथों का उपयोग होता था। यह उसकी ताकत के लिए एक गंभीर झटका था। उसी समय केल, जो चुपचाप सुन रहा था, बोलने लगा। तो आप आम नामक इस संगठन की पहचान निर्धारित करने में सक्षम नहीं थे? दुर्भाग्यवश नहीं। रॉन पहले की तुलना में उस जानकारी के अधिक करीब नहीं था। रॉन ने केल की ओर देखा, जिसकी आभा उनके अलग रहने के दौरान और भी बढ़ गई थी। उसे दबाव का एहसास हुआ जिससे वह झुकना चाहता था। तुम्हारा हाथ किसने काटा? उद्धरण चिन्ह ... यह एक युवा जादूगर था जो सभी दुश्मनों की भुजाएं काट रहा था। चोई हान ने चौंककर केल की ओर देखा। पागल कमीना। केल के मुंह से कुछ कठोर शब्द निकल रहे थे। आम शायद वह गुप्त संगठन था जिसके बारे में केल को पता था। ये संगठन हैरिस विलेज पर हमले के लिए जिम्मेदार था। राउन को मार्क्विस को सौंपने वाले, राजधानी के प्लाजा टेरर इंसिडेंट के अपराधी और ब्लू वुल्फ जनजाति पर हमले के लिए जिम्मेदार था। इसके अलावा केल को लगा कि वह उस व्यक्ति को भी जानता है जिसने रॉन का हाथ काटा था। चोई हान भी शायद उसे जानता था, वह जादूगर जिसने प्लाजा आतंक की घटना का नेतृत्व किया था। इस बात की पूरी संभावना थी कि वह रक्तपागल जादूगरनी रेडिका ही थी। चोई हान की वजह से उसने अपना बायां हाथ और बायां आंख खो दिया था। केल को नहीं पता था कि रेडिका एक हाथ से जादू कैसे कर पाती थी और लोगों के हाथ कैसे काट देती थी, लेकिन इस बात की पूरी संभावना थी कि यह रेडिका ही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? चोई हान अपनी मुट्ठियां भींचे हुए वहां खड़ा था और अराजकता की स्थिति में लग रहा था। हालांकि केल को कुछ और भी सत्यापित करने की जरूरत थी। रॉन मजबूत था और उसकी विशेषताएं हत्या और छिपना थीं। वह रेडिका से ज्यादा ताकतवर था। रॉन का हाथ कटने और भागने का कोई कारण जरूर रहा होगा। ये सड़न की गंध क्या है? केल को ये पता लगाना था कि कमरे में सड़न की गंध क्यों फैल रही थी। ये सड़ते हुए मांस की गंध थी। रॉन ने सवाल का जवाब देने के बजाय मुस्कुरा दिया।
उस मुस्कुराहट से केल निराश हो गया और उसने तुरंत जाकर रॉन को ओढ़ाया हुआ कंबल हटा दिया। आह! चोई हान ने गहरी सांस ली और बीकरोक्स ने भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी। मुझे जहर दिया गया था। रॉन की जांघ और धड़ जहर के कारण धीरे धीरे काले पड़ रहे थे। उस पर चिपचिपा तरल पदार्थ भी था। चोई हान ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। हालांकि केल ने इसे पहले भी देखा था। मत्स्यांगना का जहर। रॉन ने केल की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह ... वे ही थे जो जलपरियों की मदद कर रहे थे। केल को जब ये बात पता चली तो वह आहें भरने लगा। उसने अपने हाथ से अपनी आंखें ढक ली। सच कहूं तो उसे इसकी आशंका थी। जब वेल ने पहली बार उसे अंधेरे के जंगल के बारे में बताया था तब उसे संदेह था कि गुप्त संगठन इसमें शामिल है। जब उन्हें पता चला कि अंधेरे के जंगल की सामग्री ने जलपरियों को और भी शक्तिशाली बना दिया है तो उसका संदेह और भी मजबूत हो गया। हालांकि उन्होंने इस बारे में न सोचने का निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि यह परेशान करने वाला था। वह उनके साथ भी नहीं उलझना चाहता था। अगर वह किसी तरह उनकी पहचान पता लगा लेता तो उसे चोई हान को बताना पड़ता। इससे चीजें और भी जटिल हो जाती। इसीलिए उसने इसे छोड़ देने का फैसला किया। इसका उसके भविष्य की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं था। लानत है इन कमीनों पर। लेकिन वह उन्हें अपने क्षेत्र में बेलगाम नहीं घूमने देगा। उसे यह हत्यारा रॉन पसंद नहीं था। हालांकि उसे इस तरह देखकर केल को कुछ एहसास हुआ। रॉन उसके अधीन काम करने वाला कोई व्यक्ति था। केल असल में किम रॉक्सू अपने अधीनस्थों के प्रति अजीब तरह से स्नेही था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह दूसरों से मिली मदद की बदौलत ही जीवित रह पाया था। केल के चेहरे पर यह गुस्सा भरा भाव देखकर बीकरॉक्स, रॉन और यहां तक कि चोई हान भी कुछ नहीं बोल पाए। उन्होंने पहले कभी केल के चेहरे पर ऐसा भाव नहीं देखा था। केल ने कंबल को वापस रॉन के शरीर पर डाल दिया। क्या ये सागर है? यह एक द्वीप है। पश्चिमी और पूर्वी महाद्वीपों के बीच कई द्वीप थे। चोई हान, जी श्रीमान। केल ने चोई हान की ओर देखा जो रॉन की बाह से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह दोषी महसूस कर रहा था। उसे लगा कि खून के दीवाने जादूगर रेडिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने रेडिका के साथ जो किया था। आप क्या कर रहे हो? केल की आवाज सुनकर उसे अपनी नजरें दूसरी ओर मोड़नी पड़ी। फिर केल ने बोलना जारी रखा। बेकार की चीजों के बारे में सोचना बंद करो और म्यूलर को बुलाओ। बेकार की बातें। चोई हान को पता था कि केल को एहसास हो गया है कि वह क्या सोच रहा था और उसने अपने होठों को काट लिया। मुझे बस मिस्टर म्यूलर को लाने जाना है। हाँ, उससे कहो कि जहाज का खाका लेकर जल्दी से आ जाए। केल कोई गुस्सा नहीं दिखा रहा था। उसने बस उदासीनता से आदेश दिया। हालांकि चोई हान पहले से भी अधिक तेजी से बेडरूम से बाहर निकल गया। रॉन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि केल अचानक जहाज के बारे में बात कर रहा था। युवा मास्टर निम। रॉन को जवाब देते समय केल की उदासीनता जारी रही। तुम भी मेरे साथ चलोगे? तैयार रहो। फिर वह थोड़ा सा बड़बड़ाने लगा। एक हत्यारा घायल होकर कैसे वापस आ सकता है? मैं अभी भी जिंदा हूं। केल को रॉन द्वारा भेजे गए संदेशों की विषय वस्तु याद आ गई। लेस देन मैं अभी भी जीवित हूं। आप भी तो जीवित हैं न, युवा स्वामी? ग्रेटर देन। केल ने आह भरी। कम से कम तुम्हारा वह मुंह अभी भी जीवित है। बीकरॉक्स, उद्धरण चिन्ह ... जी श्रीमान। बीकरॉक्स ने बिना किसी ऊर्जा के जवाब दिया। केल ने अपना हाथ बीकरॉक्स के कंधे पर रखा। जल्दी करो और अपना बैग वापस पैक करो। सबको भी ले जाओ। केल के अगले शब्दों को सुनकर बीकरॉक्स ने तुरंत अपना सिर घुमाया और केल की ओर देखा। हमें कम से कम जलपरी के जहर से छुटकारा पाना होगा। जलपरी के जहर में अंधकार का गुण था और इसका कोई ज्ञात इलाज नहीं था। बीकरॉक्स, जो यातना और हत्या में माहिर था, ये बात किसी और से बेहतर जानता था। रॉन के लिए भी यही स्थिति थी। यही कारण था कि वह अपने बेटे से मिलने आया था। वह मरने से पहले अपने बेटे को आखिरी बार देखने के लिए अपने दूसरे गृहनगर वापस लौटा था। ये रॉन की अनेक विषयों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता तथा काउंट डेरूथ की उच्चतम श्रेणी की औषधियों के कारण ही संभव हो पाया था, जो उसके शरीर को सूखने से रोक रही थी तथा विष को अन्यत्र फैलने से रोक रही थी। उच्चतम श्रेणी की औषधि उसे बिना दर्द महसूस किए कुछ ताकत दे रही थी। ये केवल इसलिए संभव था क्योंकि हेनिट्यूस परिवार अमीर था। क्या उसे ठीक करने का कोई तरीका है? बीकरॉक्स, जो आमतौर पर सभ्य और उचित व्यक्ति होता है, हकलाया। केल ने अपना आदेश बहुत स्पष्ट रूप से दोहराया। जल्दी चलो। ये कुछ ऐसा था जिसे उपन्यास में रोजलिन को समझना था, लेकिन केल ने पहले ही एक बार पासेटिन को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर लिया था। चिंता मत करो, तुम्हारे पिता को अभी भी जीने के लिए कई साल बाकी हैं।
हालांकि केल ने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन ऐसा महसूस नहीं हुआ। अपने शब्दों के विपरीत केल की अभिव्यक्ति पहले से भी अधिक कठोर थी। धत्तेरी की, ऐसा नहीं था कि वह इसलिए नाराज था क्योंकि उसे आराम नहीं मिल रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चीजें अप्रत्याशित दिशा में बढ़ रही थीं। उपन्यास में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। बीक्रोक्स के चले जाने के बाद रॉन ने बोलना शुरू किया और वहां केवल वे दोनों ही थे। युवा मास्टर निम, क्या ऐसा लगता है कि वे आम जलपरियों के साथ समुद्री मार्ग पर जाने का लक्ष्य बना रहे हैं? रॉन ने वह महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जो उसे बड़ी मुश्किल से मिली थी। कैल ने तुरंत जवाब दिया, मुझे पता है। माफ करें, ये स्पष्ट है। ये स्पष्ट था। ये और भी स्पष्ट हो गया जब केल ने सुना कि वे पूर्वी महाद्वीप से आए हैं। रॉन, मुझे पता है कि यह कठिन है, लेकिन क्या मैं आपसे एक और बात पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। क्या किसी ने तुम्हारा चेहरा देखा? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। केवल वह जादूगर। रॉन इस बात से खुश नहीं था कि उसे एक हत्यारे के तौर पर यह असफलता मिली है। दूसरी ओर केल की आंखें धुंधली हो गईं। युवा मास्टर निम, आप उस संगठन के खिलाफ युद्ध में नहीं जा रहे हैं, है ना? आप क्या सोचते हैं? रॉन जहर से जूझ रहा था लेकिन मुस्कुराने लगा। वह समझ गया कि केल क्या करने की योजना बना रहा था। मुझे यकीन है कि यह सब आपके लाभ के लिए होगा। तुम मुझे अच्छे से जानते हो। केल ऐसा कुछ भी करने की योजना नहीं बना रहा था जिससे उसका जीवन जटिल हो जाए। वह अपना लक्ष्य हासिल करके जल्दी से भागना चाहता था। बेशक उसने जाने से पहले हंगामा मचाने की योजना बनाई थी। केल को अपने सिर में राउन की आवाज सुनाई दे रही थी। राउन गुस्से में था। कमजोर मानव, चिंता मत करो। केल को पता था कि वह एक हाई स्कूल का छात्र जो इस दुनिया में आया है, उसके पास ऐसा कुछ करने की ताकत नहीं है। कष्टप्रद कमीने, गुप्त संगठन, आम और जलपरियां दोनों ही शायद बहुत शक्तिशाली थे। उनके खिलाफ युद्ध करना मुश्किल होगा। हालांकि महान राउन आपके साथ होगा। केल को कम से कम राउन, चोई हान, रोजलिन और अन्य सभी की ताकत के स्तर का बहुत अच्छा अंदाजा था। उसने जल्दी से एक योजना बनाई। उसे खुद के साथ साथ अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए भी एक योजना बनानी थी। भविष्य में उसके शरीर और दिमाग को आराम देने का यही एकमात्र तरीका था। जब तक हम चले तब तक आराम करो। केल ने रॉन के बेडरूम को छोड़ दिया और तुरंत वीडियो संचार कक्ष की ओर चल पड़ा। उसे उत्तर पूर्वी तटरेखा की ओर जाना था। उसे उबर क्षेत्र में जाना था।